नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस सॉल्यूशन 360 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये आज मैं आप लोग को बीपीएससी 63वां संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का मैं जो 63वां का हुआ है एडिटोरिया के टेक्स्ट बुक से मैं करवाने जा रहा हूं। बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले इतिहास से चालू करते हैं, प्राचीन इतिहास से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो वो है पक्की ईंट से बनी इमारत। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो पक्की ईंट से बनी इमारत। दोस्तों, इसकी खोज 1921 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने किया था। दयाराम साहनी ने जॉन मार्शल के नेतृत्व में सिंधु घाटी सभ्यता का खोज 1921 में किया था, जिसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। पहला तो विशेषता था कि पक्की ईंट से बने मकान की प्रधानता, और दूसरा विशेषता था नगरीय सभ्यता, और तीसरा विशेषता था कांस्य युगीन सभ्यता, चौथा आदि ऐतिहासिक सभ्यता, और पांचवा व्यापार प्रधान सभ्यता। मेगास्थनीज दूत था। तो मेगास्थनीज दूत किसका था। तो सेल्यूकस का था। मेगास्थनीज दूत था सेल्यूकस का। मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम इंडिका था, जिससे मौर्य काल के साम्राज्य एवं संस्कृति का विवरण प्राप्त होता है। कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो वो आधारित है शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। कौटिल्य के पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। तो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक किसकी है। तो बौद्ध धर्म की है। त्रिपिटक के अंतर्गत क्या क्या आता है दोस्तों। तो एक आता है विनय पिटक, और दूसरा आता है सूत पिटक, और तीसरा आता है अभिधाम पिटक। सूत पिटक और अभिधाम पिटक आता है। देखेंगे 5वां नंबर, अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है। तो ऑप्शन ई। सम्राट अशोक ने अपने अभिलेखों में धम्म शब्द का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए प्रस्तुत की गई आचार संहिता से है। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी है वो राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। किससे लिया गया है। राहुलोवाद सूत्र से। भारत में शिलालेखों का प्रचलन अशोक द्वारा शुरू किया गया। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन भी कहा गया है। 6 का क्वेश्चन देखिए, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। तो वो किया जा सकता है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। तो वो किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी दोस्तों। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था। तो ग्राम पंचायत के लिए चोल काल प्रसिद्ध था। चोल काल प्रसिद्ध था ग्राम पंचायत के लिए। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था, जिसकी राजधानी तंजौर या तंजावुर में थी। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों में विभाजित था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र वन के शासनकाल में हुआ। वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय स्वशासन का ही आधुनिक रूप है। अब क्वेश्चन नंबर 1 बाद 6 को आइए, जिसमें कहा जाता है कि 7 वर्ग, ये 7 वर्ग कौन से थे आप याद रखेंगे। पहला दार्शनिक को याद रखिए, दूसरा किसान, दार्शनिक किसान, तीसरा चरवाहा या शिकारी, चरवाहा एवं शिकारी। पहला दार्शनिक, दूसरा किसान, तीसरा चरवाहा या शिकारी। चौथा कारीगर एवं व्यापारी, कारीगर एवं व्यापारी, कारीगर एवं व्यापारी। पाँचवा सैनिक। छठा जासूस या निरीक्षक। सातवां सभासद या मंत्री, सभासद मंत्री। ये 7 हैं जो आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं। तो गोपुर कहलाते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं। तो गोपुर। यह हिंदू मंदिरों का स्थापत्य का प्रमुख अंग है।
अब मध्यकालीन भारत से देखिए, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य का स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाई ने 1336 ईस्वी में किया था। हम्पी के अवशेषों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो वो था बलवन। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 नंबर कि भारत में कागज़ का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो ये माना जाता है 12वीं शताब्दी से। सर्वप्रथम कागज का प्रयोग चीन में हुआ था। भारत में कागज उद्योग का शुभारंभ सर्वप्रथम मुगल काल में कश्मीर के सुल्तान जैनुल आबिदीन ने किया था। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो अकबर के दरबार में हुआ। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो अकबर के दरबार में हुआ। अकबर के दरबार में कई प्रमुख चित्रकार रहते थे, जैसे अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, बिशनदास आदि। ये सारे अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, बिशनदास ये थे जहांगीर के शासनकाल में चित्रकार थे। अब देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो ये अकबर के काल में हुआ था। 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस समय भारत में मुगल शासक अकबर का शासन था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ से चार्टर हासिल कर भारत के साथ व्यापार करने का अधिकार प्राप्त किया था। 15 नंबर। अब मॉडर्न हिस्ट्री से देखिए, निम्न में से किस देसी रियासत को कि अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तब वो था ग्वालियर। निम्न में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया? तब वो था ग्वालियर। इसके बारे में कहानी सुन लीजिए। अंग्रेजों ने ग्वालियर रियासत को अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। अंग्रेजों द्वारा सिंध को 1843 में, अवध को 1854 में अपने क्षेत्र में मिला लिया और डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के अनुसार सतारा को 1848, संबलपुर को 1849 और झांसी को 1853 और नागपुर को 1854 को ब्रिटिश क्षेत्र में शामिल किया गया था गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था? तो इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी के द्वारा नमक कानून को निरस्त करने हेतु नमक सत्याग्रह 1930 में चलाया गया। यह सत्याग्रह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक ऐतिहासिक कदम था। गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य नमक कानून को निरस्त करना एवं आम लोगों को आर्थिक राहत पहुंचाना था। एक से अधिक विकल्प सही हैं। कौन सा? तो नमक कानून को निरस्त करना था और आम लोगों को आर्थिक राहत पहुंचाना था। 17 नंबर। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था केरल में। 1921 को मोपला विद्रोह कब हुआ? तो 1921 में। अब आगे देखते हैं, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो वो हुआ बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। बंगाल विभाजन को 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा रद्द कर दिया गया था। 19 नंबर। राजेंद्र प्रसाद ने किससे पाकिस्तान का जन्मदाता माने हैं? तो वो हैं लॉर्ड मिंटो।
राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है? तो लॉर्ड मिंटो मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में आया था, जिसके द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार एवं पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। 1909 में लॉर्ड मिंटो भारत के वाइसराय थे। लॉर्ड मिंटो के इस गतिविधियों के कारण राजेंद्र प्रसाद ने इसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना था। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में की गई थी, जिसका स्थापना फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज सिंह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, के.टी. तलंग ने किया था। के.टी. तलंग ने किया था। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना 1885 में हुआ था, जिसका स्थापना फिरोज शाह मेहता, तैयब जी, के.टी. तलंग ने किया। यह संगठन भारतीयों को पश्चिम शिक्षा प्राप्त करने और भारत को उत्थान करने के लिए अपनी संस्कृति को अपनाने में मदद करने के लिए शुरू किया गया था। फिरोज शाह मेहता के द्वारा एक अंग्रेजी समाचार पत्र द बॉम्बे क्रॉनिकल भी शुरू किया गया था। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कर्जन ने कब किया? 1904 में। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की? लॉर्ड कर्जन ने। कर्नल बाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? मदन लाल ढींगरा को। कर्नल बाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्युदंड दिया गया? तो मदन लाल ढींगरा। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी दे दिया गया। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है? तो वो हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। 24 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ई। पहला और तीसरा दूसरा में भाग लिया था। कांग्रेस की ओर से दूसरा में गांधी जी ने भाग लिया। गांधी जी ने भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो 1924। यही एकमात्र किया जो कि कर्नाटक के बेलगांव में 1924 में किया था, कर्नाटक के बेलगांव में। इस अधिवेशन में स्वराज पार्टी पुनः कांग्रेस में लौट आई थी। इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तब वो लॉर्ड वेवेल ये कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य में पैथिक लॉरेंस अध्यक्षता कर रहे थे और इनके साथ थे स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स, और पैथिक लॉरेंस इसके हेड थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? नाउ और नेवर पैम्पलेट किसने लिखा? तो रहमत अली ने, चौधरी रहमत अली ने लिखा था। रहमत अली ने इस पैम्पलेट के माध्यम से चौधरी रहमत अली ने एक अलग मुल्क पाकिस्तान की मांग करते थे तथा उन्होंने नारा दिया, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस पैम्पलेट का पहला प्रकाशन 1933 में किया गया था। सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? सती को गैर कानूनी घोषित विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन के प्रयास से किया। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1900 में पारित किया गया। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1900 में। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई? तो सरदार पटेल की अध्यक्षता में राज्य विभाग की स्थापना सरदार पटेल की अध्यक्षता में की गई। अब बिहार विशेष। बिहार के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा से साझा नहीं करती है? तो पूर्णिया नहीं करता, बाकी किशनगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद एकमात्र यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो वो कौन है? तो वो है इसके ऑप्शन ई हो जाएंगे। बिहार के दो प्रमुख स्थल को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया है। 2002 में महाबोधि मंदिर बोध गया को किया गया और 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन BSTPC
BSTPS किस राज्य में स्थित है? तो वो है बिहार में। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार में स्थित है। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? तो 1929 में। बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? 1929 में। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो वो बना भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। तो क्या है? तो न्यूनतम से द्वितीय। न्यूनतम से द्वितीय। बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में न्यूनतम से द्वितीय। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? तो बिहार। भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? बिहार। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है, तो वो है न्यूनतम। नेक्स्ट, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई है तो वो है क्या, कितना? तो उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी ई ऑप्शन। ये एक्चुअली देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुनपुन। एक बार पुनपुन के बारे में बता देता हूँ, थोड़ा सा फैक्ट्स याद रखिएगा पुनपुन के बारे में। देखिए, इस नदी का उद्गम झारखंड के पलामू जिले में होता है। दक्षिण से गंगा की सहायक नदियां हैं। ये दक्षिण से गंगा की सहायक नदी है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जाती है? तो CWG से प्रदर्शित की जाती है। CWG से। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी। मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला है पूर्णिया। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन जिला है पूर्णिया। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर गंडक नदी पर स्थित है। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? तो गंडक नदी। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? तो पावापुरी में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? पावापुरी में। 46, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो चूना पत्थर के लिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका क्या नाम था? तो हुंकार। जिसका नाम था हुंकार। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था हुंकार। 48, पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? तो वो किए सचिंद्रनाथ सन्याल ने। किसने? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? तो वो किया 49 का ई में। देखिए, 1922-23 में श्री कृष्ण सिंह तथा शाह मोहम्मद जुबैर के प्रयास से मुंगेर किसान सभा का गठन किया गया था। श्री कृष्ण सिंह को किसान सभा का उपाध्यक्ष तथा जुबैर शाह को अध्यक्ष बनाया गया था। तो ठीक है ना। 1934 में बनी सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे, तो वो सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। 1934 में बनी सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो सोशलिस्ट पार्टी के थे जयप्रकाश नारायण। और सचिव थे जयप्रकाश नारायण और अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। बिहार में भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो इसका आंसर ई हो जाएगा। देखिए, आपको इसके आंसर कौन कौन हो जाएंगे? बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन कौन थे? तो देखिए, भारतीय संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 को किया गया, जिसके इसके अध्यक्ष अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया और 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद को के संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। इनके अतिरिक्त ए.एन. सिन्हा को भी जगजीवन राव को भी बिहार से संविधान सभा में सम्मिलित थे।
ये सदस्य के बारे में पूछ रहा है, तो ये तीनों ही सदस्य थे, सच्चिदानंद सिन्हा भी शामिल थे। 52 नंबर, बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? तो मोहम्मद यूनुस ने किया। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया। 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में प्रथम मंत्रिमंडल का गठन बिहार में किया गया था। ये 3 माह तक प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री के पद पर रहे, क्योंकि उस वक्त प्रधानमंत्री बोला जाता था, एवं असेंबली में बहुमत साबित न कर पाने के कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने नई सरकार का गठन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर। कह रहा है कि पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो इसका ऑप्शन ई हो जाएगा। 1824 से 1948 तक पटना स्थित गांधी मैदान का नाम पटना लॉन था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यह मैदान आंदोलनकारियों का प्रमुख केंद्र बना रहा। गांधी जी के निधन के बाद उनके सम्मान में 1948 में इसका नाम बदलकर गांधी जी मैदान रखा गया था। तो कह रहा भारत के स्वतंत्रता के अवसर पर नहीं, चंपारण सत्याग्रह के दौरान पर नहीं, साइमन आयोग विरोधी के नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन के नहीं, बल्कि महात्मा गांधी के हत्या के बाद। बंगाल विभाजन की घोषणा, ये घोषणा पूछ रहा है, तो घोषणा हो जाएगा 19 जुलाई 1905 को ये घोषणा किया गया था और 16 अक्टूबर 1905 को आधिकारिक रूप से प्रभावित कर दिया गया था, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ। अब देखते हैं पॉलिटी से क्वेश्चन। पॉलिटी से कह रहा है कि निम्नलिखित में से कमेटी आयोग किस कमेटी ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? तो वो किया था अशोक मेहता समिति। निम्नलिखित में से किस आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में आया था, इस समिति का स्थापना हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो वो है सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? तो सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। 57 नंबर, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची में है। पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची में है। वर्तमान में राज्य सूची के पास 61 विषय हैं। राज्य सूची में टोटल कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। राज्य सूची के अंतर्गत कृषि, सिंचाई, सड़क, वन, जिला, अस्पताल आदि आते हैं। किस राज्य ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को 50% आरक्षण को वैध किया है? तो इसके आंसर डी हो जाएंगे। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। 59 नंबर, धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो वो पेश किया जा सकता है लोकसभा में। धन विधेयक पेश किया जा सकता है लोकसभा में। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? भारतीय संविधान की प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तब वो राष्ट्रपति करता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अनुच्छेद 124 क्लॉज 6 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित बातों का वर्णन किया गया है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो वो हैं उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? तो लोकसभा के प्रति। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है? लोकसभा। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? तो 25 वर्ष। संसद सदस्य बनने हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो वो है 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? 65 वर्ष। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन हैं? तो वो हैं मंत्रिमंडल सचिव। मंत्रिमंडल सचिव। भारत में कैबिनेट सचिव केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी होता है। कैबिनेट सचिव सिविल सेवा बोर्ड, कैबिनेट सचिवालय, भारतीय प्रशासनिक सेवा के तहत सभी नागरिक सेवाओं के पदेन प्रमुख होते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
भारत के भूगोल से। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? तो वो है बिहार की। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? तो बिहार की। भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो वो है आंध्र प्रदेश। एक्चुअली देखिए ये डेटा हमेशा चेंज कर जाएगा, तो इसको ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये करंट से मिला लीजिएगा। ये भी वही बात है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित होती है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो जलोढ़ मिट्टी। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का उत्पादन कितना है? तो ये है, इसके देखिए ये हमेशा डेटा चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस, मतलब जब भी नया न्यू डेटा आएगा तो देख लीजिएगा। भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइडेड के नाम से जाना जाता है? तो वो है 1921। भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? तो 1921। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो कोयम्बटूर में। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? तो कोयम्बटूर में। 74 नंबर देखिए। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो वो है केरल। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? तो केरल। राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है, किसको जोड़ता है? तो हल्दिया से इलाहाबाद। राष्ट्रीय जलमार्ग एक जोड़ता है हल्दिया से इलाहाबाद। राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा खनन के लिए। राजस्थान राज्य का क्षेत्रीय बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा खनन के लिए। विश्व भूगोल से देखिए 10,000 ईसा पूर्व में विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो वो कितनी थी दोस्तों? तो वो था उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखिए ऐसा माना जाता है कि 10,000 ईस्वी पूर्व विश्व की जनसंख्या करीब 1 मिलियन थी, जो 5,000 ईस्वी पूर्व में बढ़कर 5 मिलियन के करीब हो गया। इस प्रकार 1,000 ईस्वी पूर्व में यह बढ़कर करीब 50 मिलियन हो गई थी। कोकस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? तो ये पाया जाता है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच। कोकोस प्लेट किसके बीच मध्य पाई जाती है? तो मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बॉल निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो वो संबंधित है ऑप्शन ई। रस्ट बॉल अमेरिका का लौह उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। रस्ट बॉल अमेरिका का लौह उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके अंतर्गत ग्रेट लेक्स प्रदेश, पिट्सबर्ग प्रदेश आदि शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो वो है सेंटोस। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो वो है सेंटोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 81 नंबर। अर्थव्यवस्था। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है, तो क्या है समस्या? असंगठित क्षेत्र का। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है असंगठित क्षेत्र का। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो वो है कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग कितना है? तो 42% है। 14वें वित्त आयोग के अनुसार विभाजन योग शुद्ध केंद्रीय राजस्व कर में राज्यों का प्रतिशत भाग है 42%। 84 भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो वो है सेवा क्षेत्र। भारत में किस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी प्रवाह उच्चतम है? तो सेवा क्षेत्र। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है, तो वो कितना है? तो 1 हेक्टेयर से कम। 1 हेक्टेयर से कम। आप एक चीज़ जान लीजिए, जो कृषि गणना हुआ था 2015-16 में, उसके अनुसार कुछ डेटा है, उस डेटा को याद रखिए।
अगर सीमांत कृषि जो भूमि जोत कहलाएगा, सीमांत कृषि भूमि जोत तो 1 हेक्टेयर से कम होगा। जो छोटी जोत कहलाएगा वो 1 से 2 हेक्टेयर के बीच होगा। 1 से 2 हेक्टेयर के बीच वाले को छोटी जोत कहेंगे और 2 से 4 हेक्टेयर वाले खेती जो कृषि जोत को कहेंगे क्या कहेंगे, अर्ध मध्यम जोत, अर्ध मध्यम जोत कहेंगे। और मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर वाले जोत को कहेंगे और बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से अधिक वाले को कहेंगे। 86 वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। वैश्वीकरण में सम्मिलित क्या नहीं है, तो सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। बाकी आयात शुल्क में कमी, आयात लाइसेंसिंग का उन्मूलन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का उन्मुक्त प्रवाह, ये वैश्वीकरण में सम्मिलित है। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब लागू हुआ था, तो 2005 में। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ था, तो 2005 में। 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ था ये अर्थ शोधन निवारण अधिनियम, जिसका उद्देश्य था काले धन को सफ़ेद करने से रोकना। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 कह रहा है कि शब्द संक्षेप ट्रिम्स से क्या बना है। ट्रिम्स का मतलब बताने कह रहा है। तो देखिए, ट्रिम्स जो है वो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स है, जिसका मतलब व्यापार संबंधित निवेश उपाय है, व्यापार संबंधित निवेश उपाय है। WTO के द्वारा किया गया समझौता है। देखते हैं 89, नीति आयोग अस्तित्व में आया। कब आया नीति आयोग अस्तित्व में, तो 1 जनवरी 2015 को आया नीति आयोग अस्तित्व में। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2005 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है, तो 2011-12 को। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है, 2011-12। निम्नलिखित में से कौन उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है, तो वो संबंधित है सक्षमता उपागम से, सक्षमता उपागम से। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है, तो सक्षमता उपागम से। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है, गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ है, तो वो कहाँ है, 92 का आंसर देखिए, वो पटना में है। पटना के सैदपुर स्थित किलकारी बाल भवन में संचालित गुल्लक बच्चा बैंक बच्चों में पैसा बचत करने की सोच विकसित करने के साथ साथ इन्हें छोटी उम्र में बैंकिंग से भी जोड़ा जा रहा है। देखते हैं अब साइंस में भौतिक से। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य की सीमा क्या है, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। दृश्य स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का ही हिस्सा है जो मानव द्वारा देखा जाता है। इस श्रृंखला के विकिरण को दृश्यमान प्रकाश कहा जाता है। देखिए, सबका मैं आपको याद करवा देता हूँ कि किसका किसका कितना रेंज होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य सीमा 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम होता है। 3900 से 78 होता है। एक्चुअली यहाँ पे 7600 दिया है, होना चाहिए 7800, और फिर भी इसी आंसर को BPSC ने अजूम कर लिया है कि ये सही होगा, जिसका खोज न्यूटन ने किया था। देखिए, गामा किरण को मैं G से बोलता हूँ, एक्स किरण को मैं X से बोलता हूँ, पैरावैग्निक किरण को UV से बोलता हूँ, और इन तीनों का ही तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम होता है। फिर एक होता है दृश्य विकिरण, जिसको विजुअल लाइट कहते हैं V से, अवरक्त किरण जिसको इंफ्रारेड बोलते हैं I से, रेडियो तरंग जिसको बोलते हैं R से। मतलब GXUVIR ये हो गया, GXUVR। इसमें आप ऐसे याद रखिएगा, तरंगदैर्घ्य बढ़ता है G से लेके R तक जाने में, और आवृत्ति घटता है G से R तक जाने में। अब रसायन विज्ञान से देखिए क्वेश्चन। घड़ी में प्रयोग होने वाला कार्य क्रिस्टल होते हैं, तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्य क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ब्रोमीन होती है, ब्रोमीन लाल द्रव होता है, ब्रोमीन लाल द्रव होता है। क्वेश्चन नंबर 96, बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं ऑक्सीजन और एसिटिलीन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन।
बिल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैसें हैं ऑक्सीजन और एसीटिलीन। गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है जस्ते की गैल्वेनाइज्ड लोहे के पाइप पर परत होती है जस्ते की। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं तो वो हैं सल्फोनेट। कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं सल्फोनेट। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं वो कौन है, तो वो हैं उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, पसीना मुक्ता पानी होता है किंतु इसमें खनिज अम्ल, यूरिया, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आदि होता है, ठीक ना। वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होते हैं तो वो कौन है, तो वो कौन कौन होते हैं, तो अम्ल, यूरिया, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन आदि। देखिए 100 नंबर क्वेश्चन। नीला थोथा रासायनिक रूप से है, क्या है, कॉपर सल्फेट। इसी को कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियोल यानी नीला थोथा कहा जाता है, जिसका सूत्र होता है CuSO4 और 5H2O होता है। चलिए, और देखिए वाइट विट्रियोल, अगर उजला थोथा पूछे तो जिंक सल्फेट होता है। जिंक सल्फेट क्या होता है, तो वाइट विट्रियोल, जिसका फार्मूला ZnSO4 और 7H2O होता है। वाइट विट्रियोल यानी कि जिंक सल्फेट का उपयोग आँखों के लोशन बनाने, चर्म उद्योग में माने चमड़े के उद्योग में होता है। और नीला थोथा का उपयोग कीटनाशक, रोग के नाशक, बाल रंगने की डाई, चमड़े और वस्त्र के प्रसंस्करण आदि में होता है। एक परमाणु के केंद्र का धनावेशित हिस्सा कहलाता है, तो वो कहलाता है न्यूक्लियस। 102। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वाधर पतन। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं ऊर्ध्वाधर पतन। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है, तो वो है प्लैटिनम। निम्न में से सबसे भारी धातु कौन है, तो प्लैटिनम। देखिए, सबसे हल्का धातु पूछे, हल्का तत्व पूछे जो कि हाइड्रोजन होता है, जो एक अधातु है। सबसे हल्की धातु पूछे तो लिथियम बताइए। सबसे भारी तत्व पूछे तो ऑस्मियम बताइए। सर्वाधिक विषैली धातु पूछे तो प्लूटोनियम। सर्वाधिक विषैली धातु पूछे तो प्लूटोनियम। सबसे भारी तत्व पूछे तो ऑस्मियम। सबसे हल्की धातु पूछे तो लिथियम। सबसे हल्का तत्व जो कि अधातु है वो है हाइड्रोजन। 104 नंबर क्वेश्चन। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है किसकी, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि स्टील में क्रोमियम और निकेल मिलाकर जंग रोधी बनाया जाता है, जिसे स्टेनलेस स्टील कहते हैं। इसी प्रकार स्टील में अलग अलग तत्वों को मिलाकर टंगस्टन स्टील, सिलिकॉन स्टील, कोबाल्ट स्टील, मैग्नीज स्टील, निकेल स्टील बनाए जाते हैं। तो इसमें कुछ भी आंसर कन्फर्म नहीं है। 105 देखते हैं। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, तो वो होता है जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 और 2H2O। CaSO4 और 2H2O। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 और हाफ H2O। चलिए नेक्स्ट। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हों कहलाते हैं एल्कीन। क्या कहलाते हैं, एल्कीन। देखिए, जब C सिंगल बॉन्ड हो तो वो कहलाएगा एल्केन, और C जब डबल बॉन्ड हो तो वो कहलाएगा एल्कीन। जब C ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो कहलाएगा अल्काइन। सिरके का रासायनिक नाम क्या है, तो 107 का आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। सिरके का रासायनिक नाम क्या है, एसिटिक एसिड। कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला अम्ल है, तो वो क्या है, कार के बैटरी में प्रयोग होने वाला सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए, बेंजोइक अम्ल जो होता है वो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में यूज किया जाता है। बेंजोइक अम्ल किस चीज़ में, तो खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। और फॉर्मिक अम्ल जो होता है फलों के संरक्षण में, रबर के स्कंदन, चमड़ा उद्योग में। चमड़ा के उद्योग, रबर के स्कंदन, फलों के संरक्षण में फॉर्मिक अम्ल का यूज किया जाता है। और सिट्रिक एसिड का यूज धातुओं को साफ करना, कपड़ा उद्योग, दवा बनाने में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज एक्वा रेजुआ बनाने में या प्लास्टिक PVC बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सोडा वाटर की बोतल
खोलने पर निकलने वाली गैस है, तो वो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखते हैं जीव विज्ञान से क्वेश्चंस। जीव विज्ञान से देखिए क्या है क्वेश्चन। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? कार्बोहाइड्रेट। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक। देख लेते हैं एक बार फिर से। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित बीमारियों को उपचार में होता है। उदाहरण के लिए देख लीजिए कुछ मतलब एंटीबायोटिक का नाम याद रखिए। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, एक्टिड सल्फाडाइजिन, ये सब क्या हैं? तो एंटीबायोटिक हैं। जबकि एस्प्रिन तथा पैरासीटामोल बुखार शरीर दर्द निवारण में उपयोग किया जाता है। एस्प्रिन और पैरासीटामोल ये सब दर्द निवारक दवाएं हैं और बुखार उखार लग जाता है तब। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट है? तो चावल कार्बोहाइड्रेट है। अब यहाँ से करंट अफेयर्स हो जाता है, तो अब हम लोग यहीं पर छोड़ देते हैं। अगर वीडियो आप लोग को पसंद रहा तो लाइक करें, अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। अब आप लोग से यहीं पे विदा लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार से बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।